हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। और इसमें जो क्वेश्चन बच गया था बायोलॉजी का, उस बचे हुए क्वेश्चन को लेकर आया हूँ आपके सामने। चैप्टर 1 का हम जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न था उसको पढ़ा दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। आज हम आपके सामने लेकर आया हूँ चैप्टर 2 क्लास 10th की बायोलॉजी का, और इसमें जितने भी प्रश्न दिया हुआ है चैप्टर वाइज वह सभी प्रश्न आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो होगी इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न से चैप्टर 2 है। चैप्टर 2, यह चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 2 का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये है आपका लीवर। ठीक है, यह लीवर जो होता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, और देख सकते हैं ये प्रश्न जो है ना 2016 में 2021 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके परीक्षा में। इसी को देखते हुए लेकर आए हैं आपके लिए हम बायोलॉजी का चैप्टर, और इसमें जितने भी चैप्टर दिया हुआ है सभी चैप्टर वाइज हम एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 2 है, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। तो ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग जो पनपता है यह किसकी कमी से होता है? ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग, तो ये होता है आपका आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, थायरॉक्सिन का श्रवण कहाँ होता है? तो थायरॉक्सिन का श्रवण जो होता है यह आपका होता है थायराइड ग्रंथि में। कहाँ होता है? थायराइड में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली है ये आपका नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली क्या है? आपका नेफ्रॉन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह होगा उपचयन। ठीक है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है? कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? बताएंगे, आंसर जानते होंगे तो ये है आपका इथालीन। इथालीन जो होता है यह फल बेचने वाले जो होता है यह प्रयोग करता है। ठीक है, फल को पकाने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। तो यह कहलाता है आपका ग्राही। ठीक है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है क्या कहलाती है? ग्राही कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है? तो ये है आपका अग्नाशय। अग्नाशय जो है यह एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दो प्रकार की क्या है? ग्रंथि होती है। ठीक है, अग्नाशय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर
स्थित होती है, बताएंगे आंसर। तो ये होता है आपका एड्रिनल। एड्रिनल जो होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है। दोनों ओर ऊपर स्थित होता है यह अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है, एड्रिनल जो, ठीक है। एड्रिनल जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है जो वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। तो जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन सा है, बताएंगे। तो यह आपका श्रवणग्राही। श्रवणग्राही जो है यह जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है, ठीक है। संवेदी अंग होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सा है ऐसा ग्रंथि जो वृक्क के ऊपर स्थित होती है, बताइए। तो यह होता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है यह वृक्क के ऊपर अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। तो एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है, तो यह स्रावित होता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि से, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है दिया हुआ, निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है, बताएंगे। तो यह आपका दिमाग जो होता है यह संवेदन ग्राही अंग नहीं होता है। उसके बाद कान, नाक, आँख, ये सब क्या है, संवेदग्राही अंग है। लेकिन दिमाग जो होता है यह संवेदग्राही अंग नहीं होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा दिमाग, ठीक है। ऑप्शन डी होगा दिमाग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है कि मरुरज्जा निकलता है। तो मरुरज्जा निकलता है आपका मेडुला से। किससे निकलता है, मेडुला से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्न में से कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है, बताइएगा कि इनमें से कौन जो होता है वह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। तो गैसीय अवस्था में पाया जाता है आपका इथाइलिन। इथाइलिन जो होती है यह आपका गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हार्मोन होता है, ठीक है। यह हार्मोन जो है ना पौधों को पकाने में काम आता है, इथाइलिन, ठीक है। पौधों के फलों को पकाने में काम आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, बताइएगा। तो पादप हार्मोन जो होता है ये आपका कौन सा है, आंसर चाहिए। तो ये आपका साइटोकाइनिन जो होता है ये आपका पादप हार्मोन होता है, ठीक है। साइटोकाइनिन जो है क्या है, ये आपका पादप हार्मोन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को हम कहते हैं आपका सिनेटिक दरार कहते हैं। सिनेटिक दरार कहते हैं या सिनेप्स कहिए, ठीक है। सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को, ठीक है। या दो न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क जो होता है यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है, बताएंगे। तो यह होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। ये सभी जो होता है, उपयुक्त सभी जो होता है मस्तिष्क उत्तरदायी है सभी के लिए, ठीक है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है,
बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? बताइएगा, आंसर जानते होंगे तो यह होगा आपका रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। ये दोनों प्रकार का समन्वय पाया जाता है बहुकोशिकीय जीवों में। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में ये दोनों प्रकार की समन्वय पाया जाता है। कौन कौन? रासायनिक समन्वय और तंत्रिका समन्वय। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो यह आपका होता है कितने प्रकार के, बताइएगा। तो ये होता है 3 प्रकार के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? तो प्रतिवर्ती चाप जो होता है यह मेरुरज्जा में बनता है। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है? शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताएंगे? तो इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती है यह होता है नलिका विहीन। ठीक है, कैसा होती है? नलिका विहीन होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लैंगरहैंस की द्विपिकाएँ पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्विपिकाएँ पाई जाती है किस में, बताएंगे? आप आंसर जानते होंगे तो ये पाया जाता है आपका अग्नाशय में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ये आपका होगा, ये ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? पुरुष हार्मोन कौन है इसमें से, बताइएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो होता है ना, टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह आपका पुरुष हार्मोन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो होता है यह क्या होता है? आपका पुरुष हार्मोन है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? पत्तियों जब पेड़ का पत्तियाँ जब मुरझाता है तो यह मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण से होता है, बताएंगे? आप आंसर जानते होंगे तो ये होता है आपका एब्सिसिक अम्ल के वजह से। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो होता है यह पत्तियों में क्या एक हार्मोन होता है और यही इसी एब्सिसिक अम्ल के कारण से पत्तियाँ जो है ना मुरझाता है। आपका पेड़ पौधे की पत्तियाँ जो है ना एब्सिसिक अम्ल हार्मोन के कारण जो होता है, पादप हार्मोन के कारण जो होता है यह मुरझाता है। ठीक है, तो पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? तो यह होता है आपका एब्सिसिक अम्ल के वजह से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? जो हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है, बताइएगा आंसर। तो ये होता है आपका पुनर्भरण द्वारा। किसके द्वारा होता है आपका नियंत्रण? पुनर्भरण के द्वारा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है यह आपका क्या है, बताइएगा। तो यह आपका गुरुत्वानुवर्तन है। क्या है? गुरुत्वानुवर्तन होता है जड़ का अधोगामी वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क है। तो पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क ये क्या है दोनों, बताइएगा आप। तो ये आपका पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। ठीक है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क। ठीक है,
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया इसमें से कौन नहीं है बताएंगे। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो अनैच्छिक क्रिया इसमें से आपका जो है चबाना जो है ना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चबाना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग पनपता है, घेंघा रोग पनपता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घेंघा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन दोनों का क्या है, अनुसरण करता है। कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग है बताइए। आप आंसर कमेंट के माध्यम से देते चलिए। तो ये आपका कौन सा होगा, ये होगा अनुमस्तिष्क, ठीक है। क्या है, अनुमस्तिष्क जो है यह जो शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुसरण करता है, ठीक है। शरीर में जो स्थिति तथा संतुलन का जो काम कौन करता है, आपका ये अनुमस्तिष्क करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। तो जो पादप हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, यह किसके लिए सहायक है बताइए आप लोग। यह किसके लिए सहायक होता है। तो यह होता है प्रो के अग्रभाग, ठीक है। प्रो के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए यह सहायक होता है। कौन, साइटोकाइनिन जो होता है पादप हार्मोन, यह पर्वों के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है पादप हार्मोन साइटोकाइनिन, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और लंबाई जो है ना, ये साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से ही होता है पेड़ पौधे में। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपके सामने दिया हुआ है कि अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है। अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है बताएंगे। आंसर आप जानते हैं तो ये होता है छुई मुई के पौधे पर, ठीक है। छुई मुई के पौधे पर अनुकुंचन गति प्रमाणित की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है बताइएगा। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। इंसुलिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है। तो यह होता है आपका मधुमेह होता है, ठीक है। मधुमेह, इंसुलिन की कमी से बीमारी होता है, रोग होता है मधुमेह, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। तो यह क्या प्राप्त होता है, ये होता है आपका संकेत। क्या प्राप्त होता है, आपका संकेत प्राप्त होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। कौन आवश्यक है बताइए। यह कौन आवश्यक है, तो ये आपका आयोडीन है, ठीक है। आयोडीन जो है ना अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम आपके सामने। अगला प्रश्न है, लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है। लिंडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है बताएंगे आप। आंसर जानते होंगे तो ये आपका मिलता है वृषण में। कहाँ मिलता है, वृषण में लिंडिंग कोशिकाएं मिलती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे की किस क्रिया में सहायक करता है। तो ऑक्सिन पादप हार्मोन जो होता है यह पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है बताएंगे आप। तो यह वृद्धि में, ठीक है। ऑक्सिन जो होता है यह पौधे की वृद्धि में सहायक होता है, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ तंत्रिका तंत्र का भाग है। तो तंत्रिका तंत्र का भाग है ये आपका मस्तिष्क है, रीढ़ है और रज्जु। इनमें से सभी जो है ये आपका तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन्स स्रावित होते हैं। तो यह स्रावित होता है कहाँ पर बताइए आप। ये स्रावित होता है अंडाशय से, ठीक है। अंडाशय से जो होता है ये आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है यह स्रावित होता है आपका अंडाशय से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है। मादा जनन हार्मोन इनमें से कौन है बताएंगे आप लोग। तो आपका है जो आपका प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और आपका एस्ट्रेडियल जो है ये आपका मादा जनन हार्मोन है, ठीक है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। इनमें से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है बताएंगे आप। आंसर जानते होंगे तो ये आपका वृषण जो है ये आपका हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है। तो कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन यह कौन सा है बताएंगे आप। तो यह आपका एस्ट्रोजन है। कौन है आपका एस्ट्रोजन है आपका कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। तो हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है किसके द्वारा बताइएगा। तो यह होता है आपका तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा। तंत्रिक एवं रसायनों द्वारा हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। तो एब्सिसिक एसिड जो है आपका वृद्धि रोधक की तरह जो है ना, वृद्धि रोधक रसायन है। कैसा रसायन है आपका, वृद्धि रोधक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि बीज रहित पौधों के उत्पादन में से ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे के उत्पादन में ये सहायक होते हैं तो कौन है बताइएगा आप आंसर कमेंट के माध्यम से। तो ये है आपका ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों जो होता है ये आपका बीज रहित पौधे के उत्पादन में सहायक होता है, ठीक है। और ये दोनों क्या है, पादप हार्मोन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। तो फल पकाने के लिए उपयुक्त है आपका इथिलीन, ठीक है। कौन है आपका, इथिलीन है फल पकाने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है बताइएगा आंसर कमेंट के माध्यम से। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर। तो यह आपका मेडुला, कौन है, मेडुला है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें कौन बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। तो बुद्धि और चतुराई का केंद्र है आपका सेरिबर्म, ठीक है। सेरिबर्म जो है ये आपका बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथि से, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि से ये आपका हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एड्रोजन है। एड्रोजन क्या है बताइएगा आप। तो ये आपका नर्लिंग हार्मोन है, ठीक है। एड्रोजन जो है क्या है आपका नर्लिंग हार्मोन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है। तो एस्ट्रोजन स्रावित होता है ये आपका अंडाशय द्वारा। कहाँ से, अंडाशय द्वारा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है आपका यकृत। यकृत क्या है आपका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन आपका कौन है बताइएगा। तो ये आपका एंड्रोजन, एंड्रोजन जो है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल कौन सा है बताइएगा आंसर। तो यह आपका मेथोनोइक अम्ल, ठीक है, मेथोनोइक अम्ल है, ठीक है, जिसको फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो मधुमक्खी जब मुझे काटता है ना तो उस वो जो है ना हमारे शरीर में एक अम्ल छोड़ता है जिसका नाम है आपका मेथोनोइक अम्ल, और इसी की वजह से क्या है हमें दर्द और जलन अनुभव होता है, महसूस होता है, ठीक है। तो यही फार्मिक अम्ल जो होता है ना मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, फार्मिक अम्ल यानी मेथोनोइक अम्ल, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं आपका? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन हो जाएगा इसका। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई पूछ रहा है ना, नेफ्रॉन न्यूरॉन होगा, क्या होगा? न्यूरॉन होगा, ठीक है, सॉरी, न्यूरॉन होगा, क्या होगा आपका? न्यूरॉन होगा। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन को न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूरॉन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध किसे कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? तो ये आपका सेरिबेलम जो होता है यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, सेरिबेलम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो किशोरावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है ये आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो होता है यह किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होने का कारण है ये आपका एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। एस्ट्रोजन भी होता है और आपका ये टेस्टोस्टेरोन भी होता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर जगह ए और बी दोनों, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन कौन नहीं है? तो ये आपका ऑक्सीटोसिन जो है आपका पादप हार्मोन नहीं है। उसके बाद इथिलीन, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, ये तीनों है पादप हार्मोन, लेकिन ऑक्सीटोसिन यह पादप हार्मोन नहीं है। तो यहाँ हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो पशुओं और पौधों की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन यह क्या कहलाता है बताइएगा। आंसर जानते होंगे आप लोग, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है बताइए, क्या कहलाता है? तो कहलाता है आपका कोशिका विज्ञान, ठीक है, क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोशिका विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है बताइएगा। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होता है आपका तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका जो होती है वह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो यह स्रावित होता है आपका वृषण से। किससे स्रावित होता है? वृषण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप नियंत्रित होता है आपका एड्रिनल द्वारा, ठीक है, एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का औसत भार है। तो मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है ये आपका होता है 1.4 kg, ठीक है, 1.4 kg मानव मस्तिष्क का औसत भार होती है, ठीक है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मेरुरज्जु कहाँ से मिलता है। तो मेरुरज्जु जो होता है ये आपका मेडुला से मिलता है, मेडुला से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? ठीक है, तो ये आपका मस्तिष्क जो है ना, ये आपका संवेदग्राही नहीं है। उसके बाद कान, नाक, आँख जो है ना, ये तीनों आपका संवेदग्राही अंग है, लेकिन मस्तिष्क जो है ये आपका संवेदग्राही अंग नहीं है। तो यहाँ हमसे यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में यह जो है आपका किसका होना आवश्यक है, बताइएगा किसका होना आवश्यक है? कमेंट के माध्यम से बताते चलिए क्या आंसर होगा। तो आयोडीन का, किसका होना आवश्यक है? आयोडीन का। अगला प्रश्न है कि फल पकाने वाला हार्मोन है, तो फल पकाने वाला हार्मोन आपका यह है एथिलीन। ठीक है, एथिलीन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो मनुष्य की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, बताइएगा आप कमेंट के माध्यम से। तो 12 जोड़ी होता है। कितना होता है? 12 जोड़ी होता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है, बताइएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जिसमें गंध पहचानने का केंद्र होता है? ऑप्शन क्या होगा? यह होगा ऑप्शन बी, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क जो होता है यह मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसमें गंध पहचानने का केंद्र होता है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दांत की सबसे ऊपरी परत है, तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ये आपका इनामेल होती है। क्या होता है? आपका इनामेल होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चैप्टर 2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ था सभी क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब आपका अगला चैप्टर आता है चैप्टर 3, और चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर 3 है, क्लास 10th की बायोलॉजी का। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके सामने, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बताएंगे आप जानते होंगे। तो ये होता है आपका फूलों द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होता है? फूलों द्वारा होता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, जनन होती है। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है कौन सा, बताइए आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से। तो ये आपका शक वाहिका जो होती है या मानव जनन के तंत्र का भाग नहीं है, तो ऑप्शन होगा सी, शक वाहिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, बताइएगा क्या कहते हैं इसको। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन दिया हुआ था इनमें से कोई होगा, कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है, बताइएगा आंसर। तो पपीता जो है ना, ये आपका एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ठीक है, पपीता में क्या है, एक लिंगी पादप का यह उदाहरण है पपीता। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन यह आपका ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा प्रजनन। ठीक है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ईस्ट में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट। अगला प्रश्न है आपके सामने, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलों में नर प्रजनन अंग है आपका कौन सा? पुंकेसर। ठीक है, पुंकेसर जो होता है यह फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। ठीक है, पुंकेसर क्या है? नर प्रजनन अंग है, किसमें? फूलों में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है तो ये आपका होता है पैरामीशियम में, अमीबा में और लिस्मेनिया में, तीनों में होता है आपका द्विखंडन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, प्रश्न नंबर 8 कहता है कि निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन जो होता है यह किस में होता है? मलेरिया परजीवी में बहुविखंडन होता है। ठीक है, मलेरिया परजीवी में क्या होता है? बहुविखंडन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया परजीवी।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है कि ब्रायोफाइलम के कौन सा भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है। तो कौन सा भाग में, तो आपका पत्तियों में होता है, ठीक है। ब्रायोफाइलम के पत्तियों में जो होता है आपका क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पत्तियाँ। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है। तो मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है ये आपका फैलोपियन नलिका में, ठीक है। कहाँ होता है आपका, फैलोपियन नलिका में होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है पुदीना में, हल्दी में और अदरक में। ये तीनों में जो होता है आपका तने द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि खंडन द्वारा जनन होता है। तो खंडन द्वारा जनन जो होता है यह आपका होता है सितारा मछली में, ठीक है। सितारा मछली में खंडन द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सितारा मछली। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है, आपके सामने दिया हुआ है कि कायिक प्रवर्धन संभव है। कायिक प्रवर्धन संभव है तो यह आपका होगा जड़ द्वारा, तना द्वारा और पत्ती द्वारा। इनमें से सभी जो है ना उपयुक्त, तो सभी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त। सभी के द्वारा कायिक प्रवर्धन संभव है, जड़, पत्ती और ताना, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तने पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। तो तने पर अपस्थानिक कलिकाएं जो पाई जाती है आपका आलू में, किस में पाया जाता है, आपका आलू में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलू। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ जब रुख करते हैं तो अगला प्रश्न कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है ये आपका होता है हाइड्रा में। किस में होता है, आपका हाइड्रा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है आपका मटर में, ठीक है। मटर में जो होता है आपका अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा जो है ना, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, आपका मटर में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट। अलैंगिक जनन द्वारा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है शैवाल में, हाइड्रा में। तो मटर नहीं होगा, सॉरी, ये आपका हाइड्रा हो जाएगा, सॉरी, मटर नहीं होगा, ये आपका हाइड्रा होगा। हाइड्रा में जो होता है ना अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो ये होगा आपका ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ईस्ट और हाइड्रा में दोनों में क्या होता है, अलैंगिक मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा, बताइए, निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है कौन सा, तो यह आपका शुक्रवाहिका। मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका। अगला प्रश्न है कि परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होता है, बताइएगा। तो होता है आपका परागकण होता है, ठीक है। परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ, गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिकाओं में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, बताइए। तो उसे कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो एड्स रोग का प्रमुख कारण है असुरक्षित यौन संपर्क बनाना। एड्स रोग का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न कहता है आपके सामने है कि पंखुड़ियों का रंग अधिकतर। तो पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है, बताएंगे। तो ये होता है आपका हरा होता है, ठीक है।
पंखुड़ियों का रंग अधिकतर कैसा होता है? हरा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, बताइएगा आंसर। तो ये आपका हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? अंडाशय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, रसायन अनुवर्तन। ठीक है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। रसायन अनुवर्तन जो होता है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 24 कहता है आपके सामने कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं बताइएगा। तो ये इसको कहते हैं आपका प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा के माध्यम से ही ना भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, जिसको क्या कहते हैं? आपका प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संरचना क्या कहलाती है? प्लेसेंटा कहलाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? तो रुद्भवन का उदाहरण इनमें से कौन है बताइएगा कमेंट के माध्यम से आंसर। तो ये आपका है हाइड्रा जो है, ये आपका पुनरुद्भवन का उदाहरण है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है? पुंकेसर पुष्प का कौन सा जननांग है बताइएगा आंसर कमेंट के माध्यम से। तो ये आपका है नर। ठीक है, नर जो है ना, ये नर पुंकेसर पुष्प का जननांग है। ठीक है, नर। ठीक है, पुष्प में नर जननांग कौन है? आपका पुंकेसर है। इस बात को याद रखिएगा। तो ऑप्शन होगा ए, नर। अगला प्रश्न है कि यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं बताइएगा। तो इसको कहते हैं यौना आरंभ। क्या कहते हैं? यौना आरंभ कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण है, बताइए। तो स्त्रियों में यौना आरंभ के लक्षण कौन सा होता है बताइए। तो ये होता है आपका स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और रोज धर्म का प्रारंभ होना। ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? आपका स्त्रियों में यौन आरंभ के लक्षण है। ठीक है, स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना और रोज धर्म का प्रारंभ होना, ये सभी स्त्रियों में यौन आरंभ के क्या है? लक्षण है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में नर जननांग निम्नलिखित में से कौन है? तो मनुष्य में नर जननांग जो है वह कौन सा है बताइएगा। आप जानते हैं कमेंट के माध्यम से। तो ये है आपका वृषण, शुक्र वाहिका और मूत्रमार्ग। ये सभी क्या है? मनुष्य में नर जननांग है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? तो शुक्राणुओं का मोचन होता है शुक्र वाहिका में। ठीक है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्र वाहिका में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या होती है 2। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 32 कहता है मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है, बताइएगा कमेंट के माध्यम से आंसर। तो मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वृषण में बने शुक्राणु संचित होते हैं। तो वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है, ये आपका अधिवृषण में। किस में होता है? अधिवृषण में संचित होता है वृषण में बने शुक्राणु। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिवृषण। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 की तरफ। प्रश्न नंबर 34 कहता है आपके सामने दिया हुआ कि वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं। ठीक है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है बताइएगा कमेंट के माध्यम से आंसर। तो यह आपका निकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? निकेत कहलाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है आपका पपीता है। क्या है आपका? पपीता है। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है? मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व एवं क्रियाशील होता है बताएंगे? तो ये आपका 18 साल में। ठीक है, 18 साल में मानव जनन अंग परिपक्व एवं क्रियाशील हो जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। अगला प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो शुक्राणु का निर्माण होता है आपका वृषण में। किस में निर्माण होता है आपका? वृषण में निर्माण होता है आपका। शुक्राणु का निर्माण होता है आपका वृषण में। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ प्रश्न नंबर 38 कहता है कि लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा जो है यह किस में पाया जाता है बताएंगे आप कमेंट के माध्यम से आंसर। तो यह स्त्री में पाया जाता है। ठीक है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है? आपका स्त्री में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है बताएंगे आप आंसर कमेंट के माध्यम से। तो ये आपका मुकुलन है। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सा है? आपका मुकुलन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण कहलाता है? ठीक है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है बताएंगे आप कमेंट के माध्यम से। तो आपका पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है पुष्प का जो भाग है यह परागकण बनाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुंकेसर। अगला प्रश्न है गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का उपयोग किया जाता है? गन्ना गुलाब एवं अंगूर के कृषि में किस जनन विधि का प्रयोग किया जाता है बताएंगे? तो ये आपका होगा कायिक विधि का। ठीक है, कायिक विधि का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं, उससे क्या कहते हैं बताएंगे कमेंट के माध्यम से। तो उसको कहते हैं गर्भाशय। ठीक है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलोनुमा संरचना का निर्माण करता है जिसे कहते हैं गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। तो माँ के रुधिर से पोषण मिलता है आपका भ्रूण को। ठीक है, भ्रूण हो जाए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है। तो मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है 9 माह। ठीक है, 9 माह होगा ऑप्शन इसका राइट आंसर 9 माह। अगला प्रश्न है कि ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है। तो ऋतुस्राव या रजोधर्म का समय होता है यह आपका होता है 2 से 8 दिन। ठीक है, 2 से 8 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बीज विकसित होता है। बीज विकसित होता है तो ये आपका बीजांड से। ठीक है, बीजांड से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग है ये आपका सुजाक और एड्स। सुजाक और एड्स जो है ये आपका लैंगिक जनन संचारित रोग है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जनन कितने प्रकार से होता है? जनन कितने प्रकार से होता है बताएंगे? तो ये आपका होता है 2 प्रकार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है वृषण। ठीक है, वृषण जो होता है मानव में नर जनन ग्रंथि है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा वृषण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास होता है कहाँ पर बताइएगा ऑप्शन कमेंट के माध्यम से। भ्रूण का विकास कहाँ होता है बताएंगे? तो ये होता है गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परागकोश में पाए जाते हैं। तो परागकोश में पाए जाते हैं आपका परागकण। ठीक है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने स्त्री केसर के
आधारीय भाग को कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं बताएंगे? तो इसको कहते हैं हम आपको अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं? तो पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं बताएंगे कमेंट के माध्यम से? तो इसको कहते हैं परागकोश कहते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है? तो निषेचन की क्रिया जो होती है ये आपका पुष्पी पादप जंतुओं में होती है। ठीक है, पुष्पी पादप जंतुओं में। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है? पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है ये आपका बीजांड। क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग ये आपका जो है ना, ये मस्सा जो है ना जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? इनमें से कौन निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु कौन है? तो आपका केचुआ जो है ना उभयलिंगी जंतु है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है? तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है बताएंगे? तो बनता है जाइगोट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइगोट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है बताइए? तो ये आपका 14वें दिन। ठीक है, 14वें दिन जो होता है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु अंडाशय से बाहर निकलता है 14वें दिन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है? तो लैंगिक जनन संचारित रोग कौन नहीं है बताइएगा कमेंट के माध्यम से आंसर। इसका कौन होगा बताइए? तो ये होगा आपका टाइफाइड जो है ये आपका लैंगिक जनन संचरित रोग नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अमीबा में लैंगिक जनन जो होता है ये आपका विखंडन द्वारा होता है। ठीक है, विखंडन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विखंडन। अगला प्रश्न है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग जो होता है ये आपका पुष्प में पाया जाता है। कहाँ पर? पुष्प में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुष्प में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है? ठीक है, तो ये जो है आपका ईस्ट में विखंडन नहीं होता है। ठीक है, ईस्ट में विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकण जो है ये आपका परागकोश में बनता है। किससे बनता है? परागकोश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ है निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो जीवाणु जनित रोग ये कौन सा नहीं? आपका सिफिलिस जो है ना ये आपका जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बीज विकसित होता है? तो बीज विकसित होता है आपका बीजांड से। ठीक है, बीजांड से बीज विकसित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीजांड से। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ कि अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की विधि है आपका मुकुलन, बीजाणु जनन और विखंडन। ये सभी अलैंगिक जनन की विधि है। इनमें से सभी होगा ऑप्शन डी राइट आंसर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि घेंगा रोग पनपता है? तो घेंगा रोग पनपता है ये आपका आयोडीन की कमी से। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग पनपता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है? तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है बताएंगे? आंसर इसका क्या होगा? तो ये कहलाता है आपका मेनाथे कहलाता है। क्या कहलाता है? मेनाथे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है बताइए कौन सा है? तो ये आपका दाब, कलम लगाना और कलम बंधन, ये सभी क्या है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन का एक विधि है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने दिया हुआ किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंगा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से चैप्टर 2 में जितने प्रश्न दिया हुआ था सही प्रश्न को आज हम पढ़ लिए। ठीक है,
आज हम पढ़े चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में जितने भी प्रश्न दिया हुआ था सही प्रश्न को पढ़ लिए। अगला आगे के प्रश्न पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।